नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड बीजेपी में एक बार फिर से दायित्व बंटवारे की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी के नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द दायित्व का बंटवारा हो तो पद मिले और उस पद पर बैठकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। मौजूदा वक्त में चर्चा इसलिए तेज हुई क्योंकि पिछले दिनों सीएम धामी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मुलाकात हुई थी, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द दूसरे राउंड का दायित्व बंटवारा हो सकता है। दायित्वों का बंटवारा होगा तो पार्टी नेताओं में खुशी होगी, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। कांग्रेस की प्रवक्ता का कहना है कि महीनों से इन बातों की चर्चा हो रही है, ये सब पार्टी के नाराज नेताओं को खुश करने के लिए काम किया जा रहा है। रूप से भारतीय जनता पार्टी में दायित्व बंटवारे में कुछ लोगों को, जो हमारे नेता थे, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। वो प्रक्रिया जारी है। इस बीच में उत्तराखंड राज्य के अंदर इन्वेस्टर समिट का भी कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, समय और आवश्यकता अनुसार जब भी उन्हें उचित लगेगा तो उसका बंटवारा होता रहेगा। उत्तराखंड सरकार का दायित्व बंटवारे का शिगुफा एक तरह से भेड़िया आया की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। लगातार साल दर साल, महीने दर महीने हम सुनते आ रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों को दायित्व वितरण किए जाएंगे, कैबिनेट का विस्तार होगा, पर कुछ होता जाता दिखाई नहीं पड़ता। एक बार फिर राजनीतिक बाजार इन खबरों से गर्म है कि पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मुलाकात हुई है और दायित्वों का वितरण शीघ्र ही किया जा सकता है। ऐसे में मेरी उत्तराखंड सरकार को सलाह है कि ये दायित्व वितरण तो सिर्फ खाना पूर्ति हैं। विकट आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा, संकट से गुजर रहा प्रदेश इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप लंबी चौड़ी दायित्वधारियों की फहरिस्त बनाएं और फिर उनको हजारों रुपया, करोड़ों रुपया उनके ऊपर मानदेय के रूप में बर्बाद करें, क्योंकि करना आपके दायित्वधारियों ने कुछ नहीं है। मंत्रियों के, विधायकों के हाल तो हम देख ही रहे हैं। जिम्मेदार पदों पर व्यक्ति बिठाने के बाद भी सत्ता का अहंकार उनके सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार तो आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आपको डर है, गुटबाजी का डर है, सिर फुटअव्वल का, क्योंकि इतने गुट हैं भाजपा में, शायद रावण के सर से भी ज्यादा। तो ऐसे में आप सारे गुटों को तो साध नहीं पाएंगे, ना ही कैबिनेट विस्तार करके, ना ही दायित्व वितरण करके। तो यही कारण है कि इतने समय से ये पूरा मामला अटका, लटका और भटका हुआ है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दायित्व मंथन और देरी, तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हनी पाठक, भाजपा प्रवक्ता, लाइव जुड़ी हुई हैं। मोहन काला, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। डीके पाल, आप नेता हैं। और सुभाष झा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। हनी पाठक जी, आप लोग जब कहते हैं दायित्वों का बंटवारा होगा, पहला जो दायित्व बंटवारा था वो काफी देरी से हुआ था, अब दूसरे राउंड का क्या खबर है, जिससे से राजनीतिक सुगबुगाहट भी है और मीडिया में भी ये बातें हैं? देखिए, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि समयानुसार निश्चित ही दायित्वों का बंटवारा होगा, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी दायित्व बंटवारों की कोई बात होती है तो इस तरीके की कोई ना कोई अड़चन आ जाती है हमारे राज्य में, कि जिसमें हम लोग राज्य मंत्री बनाने से बेहतर ये समझते हैं कि हम लोग फिलहाल जनता के लिए क्या करें और जनता उस मुसीबत से निकल जाए। जैसे सिलकियारा में अभी आपने देखा होगा, मजदूर फंसे थे, उनको निकालने का काम चला, अब इन्वेस्टर मीट हो रही है, इसमें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है। क्यों? क्योंकि हमें, अपने भारतीय जनता पार्टी ने जनता से ये वादा किया था कि हम अपने उत्तराखंड को आने वाला दशक उत्तराखंड के दशक के रूप में देखेंगे। तो इस उत्तराखंड के दशक के रूप में देखने के लिए कुछ ना कुछ तो काम उत्तराखंड में करना पड़ेगा ना, कि जो झुंझुना अब तक कांग्रेस ने पकड़ाया जनता को, वही झुंझुना अब भारतीय जनता पार्टी पकड़ाए। क्या ये हर किसी को अपने तरह देखते हैं? अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रही थी, अटके लटके भटके, तो मैं इनको बोलना चाहूंगी कि पहले बोलने से पहले सोचा करें बोल क्या रही हैं। अटके भटके लटके तो यही नजर आते हैं। अब आप देख लीजिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, 3 राज्यों में इन्होंने मुंह की खाई, किसी भी प्रकार से इनको जीत का परचम नहीं लहराया, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी राहुल गांधी जी की रैलियां हो गई थी कि, और मोहब्बत की दुकान अब कहां आकर बंद हो गई, पूरी तरीके से बंद नजर नहीं आ रही है। तो मतलब जनता ने इनकी मोहब्बत की दुकान को उठा के फेंका, ऐसी जगह फेंका है कि अब वो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आती है।
तो ये सारी चीजें इन लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। एक और बात दिव्या जी मैं कहना चाहूंगी कि इनको ना प्रॉब्लम पता है क्या है, मेन प्रॉब्लम इन्हें है अपनी आंखों से और कानों से। इन्हें अच्छी चीज ना तो सुनना पसंद है, ना अच्छी चीज देखना पसंद है। तो ये कभी आपने देखा होगा जब कोई मोतियाबिंद का ऑपरेशन का इलाज कराकर निकलता है तो वो काले कलर का चश्मा लगाता है, उसे हर जगह क्योंकि काला काला नजर आए। वही हाल इस समय कांग्रेस का है, इन्हें अच्छी चीज भी काली ही नजर आ रही है। तो ये चीजें इनको बदलनी चाहिए और बदलनी बिल्कुल चाहिए। दूसरी इनके लिए कहावत है मेरे पास, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी ने वो हालत कर दी है कि ये छाछ को अब उबाल कर पी रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजें में इनको ध्यान देना ठीक है। चाहिए। मोहन काला जी, जब हम दायित्वों की बात करते हैं तो पहले भी ये कहा था आप लोगों ने कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला बेशक है, लेकिन क्योंकि दायित्वों का बंटवारा है, प्रदेश में कामकाज सही तरीके से हो, तो इसलिए सवाल आप लोग भी उठाते हैं। अब क्या कहेंगे? देखिए, दायित्व बंटवारा रियल में जिस तरह से दिव्या जी आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, वो अपने कार्यकर्ताओं को बैल की तरह, जानवरों की तरह जिस तरीके से यूज़ करे, वो उनका अपना पार्टी का वो मामला है। वो किस तरीके से उनसे कार्य ले रहे हैं और कार्य के बदले उनको उनकी तोहफा उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अवसरवादी पार्टी है और अवसरवादी लोग इसी तरीके से होते हैं। पहले वो बेचारे इंतजार करते रहे थे कि हिमाचल का चुनाव था, हिमाचल के चुनाव के बाद शायद दायित्व मिल जाएंगे। फिर उन्होंने देखा शायद कर्नाटक का चुनाव होगा तो कर्नाटक के बाद शायद दायित्व मिल जाएंगे। फिर ये हुआ कि भैया इससे पहले एक इन्वेस्टर समिट हो रहा था, उसके बाद मिल जाएंगे। फिर ये हुआ कि शायद 5 राज्यों के बाद। और वैसे जिस प्रदेश में दिव्या जी देखिए कितना गंभीर है। अभी भाजपा की जो प्रवक्ता है वो कह रही थी और बिल्कुल सही कह रही थी कि दूध का जला जो है छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आज यही हो गया क्योंकि उसी कदम पर चलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जिस तरीके से चाहे मैं गुटबाजी में बटी भारतीय जनता पार्टी को कह दूं, चाहे मैं निशंक जी के गुट से कर दूं, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के गुट से कर दूं, चाहे तीरथ सिंह रावत के कर दूं, चाहे मदन कौशिक से कर दूं, चाहे यतीन्द्रानंद से कर दूं, चाहे कोश्यारी जी से कर दूं, तो कहीं ना कहीं आपस में सरफुटबल नजर आता है क्योंकि जब जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा रहा है। दूसरा, कार्यकर्ता बेचारा इस उम्मीद में काम करता है कि कार्यकर्ताओं को उसके काम के बदले में उसका सम्मान मिलेगा, पर यहाँ कार्यकर्ता लगातार निराश हो रहा है। अब हनी पाठक जी को अगर इस बात की खुशी हो रही है, वो काम करती रहे, उन्हें कुछ मिले ना, तो वो अलग बात है। पर अन्य कार्यकर्ता जो इस उम्मीद में बैठा है कि हमें जो है दायित्व के सम्मान मिलेगा, ये दायित्व नहीं, एक सम्मान है और उन्हें ये लगता है कि हमें सम्मान मिलेगा। पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से काम लेना तो जानती है पर कार्यकर्ताओं को सम्मान देना जानती है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रदेश में पिछले 5 साल की सरकार और अब 1 साल की फिर से सरकार, जिस प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा कैबिनेट विस्तार नहीं है मंत्री का, आज भी हमारे यहाँ 4 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली पड़े हैं। और मुझे याद आ रहा है, दिव्या जी शायद आपके न्यूज चैनल के लोग भी वहां पर मौजूद रहे होंगे, जब इनके प्रभारी दुष्यंत गौतम जी से इस विषय पर बात की गई थी दायित्वधारी और कैबिनेट मंत्रियों को लेकर, दायित्वधारी मंत्रियों से पहले की बात पर जब उनसे पूछा गया था कि 4 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली क्यों है, वो रिक्त क्यों है, भरे क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उनका जवाब था कि हम काबिल लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है शायद भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 4 काबिल कैबिनेट मंत्री इनको नहीं मिल पा रहे, तो हो सकता है शायद दायित्वधारी भी नहीं मिल पा रहे हो। ठीक है, डीके पाल जी, आप क्या कहेंगे? जो दायित्व बंटवारे का मसला एक बार फिर जोर पकड़ रहा है, का जवाब दूं पहले? ठीक है, मैं आऊंगी, पहले मैं सबका इनिशियल वक्तव्य ले लूं, उसके बाद मैं आऊंगी चर्चा पे। डीके पाल जी, देखिए, दायित्व बंटवारे को लेकर के मैं 2 तरह से इसको देखता हूँ। पहला तो ये कि आप पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जाइए, वहाँ विधानसभा के साथ विधानमंडल है, वहाँ एमएलसी की नियुक्ति होती है और वहाँ उस नियुक्ति के माध्यम से जो भी मंत्री बनते हैं, राज्य मंत्री या कैबिनेट जो भी मंत्री दर्जा मिलता है उनको, उनसे बहुत सारे विभाग सामूहिक रूप से जुड़े होते हैं, जिसके वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष या कुछ भी उनको मनोनीत भी किया जाता है और वो विभाग केवल दायित्वधारियों के माध्यम से ही आगे अग्रणी चलते हैं। यानी उनमें थोड़ा बहुत जो विकास का काम, योजनाएं हैं सरकार की, उत्तर प्रदेश की या देश की जो है, तो वो वहाँ उसको उन्हीं के हिसाब से वो चलती है। पूरी एक तरह से विधानमंडल है वो, और उसके हिसाब से वो
दायित्वधारी के माध्यम से वहाँ की एक तरह से मैं छोटी सरकार उसको मानता हूँ विधानसभा में, तो बहुत बड़े काम होते हैं। अब मैं उत्तराखंड के विषय पे भी आ जाता हूँ। तो संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है एक, तो पहली बात इसको बनाना उतना ही जरूरी होता है जितना आपकी विधानसभा के कैबिनेट मंत्रियों को कंप्लीट कैबिनेट आपको बनानी होती है। अब वो नहीं बनी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने और उनके लोग जाने। लेकिन यह जरूर मैं कहूंगा कि उत्तराखंड में भी दायित्वधारियों के माध्यम से कुछ विभाग चलते हैं, और वो विभाग में अगर आप नियुक्ति नहीं करेंगे, ये गंभीर विषय है। बात किसी के सम्मान और अपमान का भी नहीं है। बात यह कि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, मत्स्य विभाग ले लीजिए, आप मंडी समिति ले लीजिए, और तमाम गन्ना समिति ले लीजिए, बहुत सारे हैं। तभी वो विभाग के राज्य मंत्री का दर्जा देने की बात भी हुई है। तो एक तो वो संवैधानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उस दर्जाधारी से कई विभागों के जो शून्य पड़े हुए आज की डेट में, उनके विभागों का कार्यकलाप प्रारंभ होता है। यानी वो जनता से जुड़े हुए विभाग है और जनता को कहीं ना कहीं फायदा जाता है। और जिस पार्टी के नेताओं ने, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने जनता को सीधा सीधा फायदा देने का कभी सोचा ही ना हो, वो क्या जानेगा उस बारे में कि भाई हमको किस प्रकार से जो है ना दर्जाधारी देना है, किस प्रकार से दर्जा को बंटवारे का करना बहुत जरूरी है, क्यों संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये तो इनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इनको नहीं जनता की फिक्र है। मैं ये कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि जनता के मुद्दों से जुड़े हुए विभागों के, राज्य के जो भी दर्जाधारी है, उनको नियुक्ति हो जानी चाहिए, समय पर ही हो जानी चाहिए। 2 साल निकल गए, इससे लबोलबाब आम जनता का नुकसान है। ठीक, सुभाष झा जी, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। आपका एनालिसिस एक बार फिर जो है दायित्व बंटवारों को लेकर सुगबुगाहट है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सर्वप्रथम तो हर पार्टी, जिस पार्टी की भी सरकार होती है, वो अपने कार्यकर्ताओं को या वो अपने छोटे तबके के नेताओं को, छोटे दर्जे के नेताओं को खुश करने के लिए दर्जाधारी मंत्रियों के पद को बांटती है और देती है। लेकिन इसमें 2 सवाल हैं। मेरा आज भी मानना है, और मैं अपनी बात पे कायम हूँ, अपनी राय पे, कि ये दर्जाधारी मंत्री बढ़ा करके प्रदेश को, किसी भी प्रदेश को बहुत सारा हासिल नहीं होता। तजुर्बा यही रहा है, और ये तजुर्बा तय भाजपा ने इसे प्रमाणित भी कर दिया। साल भर से, 2 साल से कोई दर्जाधारी मंत्री नहीं थे। अभी हाल में 8-10 लोगों का हुआ था कुछ दिन पहले जी। तो ये बता दिया कि बगैर दर्जाधारी के भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक इन लोगों के बगैर भी चलेगा। तो फिर ये इस प्रदेश पर इतना आर्थिक बोझ लागने की जरूरत क्यों है? एक बात। और अगर इनके बगैर काम नहीं चल रहा है, तो आखिर ये 2 साल आपने सफर किया, कैसे किया? आपके कैबिनेट मंत्री नहीं है, आपके दर्जाधारी मंत्री नहीं है, आप उनके बगैर फिर सरकार कैसे चला रहे हैं? दूसरा, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो इसका मतलब आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि फुर्सत नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, प्रदेश में बहुत सारी दिक्कतें थी, आज चिनियाला सिक्याला हो गया, वगैरह वगैरह। ये सब बहाने की बात है। अगर यही बात था तो किसी दिन ऐसा हुआ क्या कि चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण रुक गया हो किसी प्रदेश में? बहुत काम था इस वजह से। आज तक ऐसा हुआ है? आज तक ऐसा हुआ है कि कैबिनेट मंत्री का शपथ ग्रहण कहीं पर रुक गया हो? ऐसा नहीं होता है। ये सब बहानेबाजी वाली बात है। सीधी बात ये है कि मुझे लगता है कि दर्जाधारियों की जरूरत भाजपा ने ठीक किया। 2 साल कम से कम एहसानमंद होना चाहिए प्रदेश के लोगों को। 2 साल दर्जाधारी मंत्री नहीं बनाए तो कम से कम इस प्रदेश के पैसे तो बचे, इस प्रदेश का धन तो बचा, साधन तो बचा, संसाधन तो बचा। इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूं भाजपा का, एक प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते भी। हाँ, मेरी चिंता अब ये है कि फिर बहालियां होंगी तो फिर प्रदेश को मिलेगा क्या? वो आज तक इस प्रदेश को समझ नहीं आया। ठीक है, हनी पाठक जी, आप अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है जो इन्हीं के सवालों से, जो मेहमान हमारे साथ बैठे हुए उन्हीं के सवालों से निकलता है कि अगर दर्जाधारियों की जरूरत पहले महसूस नहीं हुई तो अब क्यों? क्योंकि अगर काम ठीक चल रहा था तो अब जाके 2 साल बाद आप दर्जाधारी क्यों बना रहे हैं? और जिस तरीके से लिस्ट जारी हो रही है, वो कितनों की लिस्ट, कितने सेक्शंस में आप लोग बांटेंगे? 10 पहले हो चुके, इस बार कितने की लिस्ट आएगी? देखिए, ऐसा किसने कहा कि पहले हमें आवश्यकता नहीं थी और अब हमें दर्जाधारी मंत्रियों की आवश्यकता है? ये भारतीय जनता पार्टी ने तो एक बार भी ये बात नहीं कही कि हमें पहले आवश्यकता नहीं थी, अब हमें आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हमारे प्रदेश नेतृत्व, मतलब प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि कितने बारी में कितनी उसमें और कितनी लिस्ट और आएगी।
तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी सभी अपने पैनलिस्ट से जो हमारे साथ आज सभी प्रवक्तागण जुड़े हैं कि सपने नहीं हकीकत चुनते हैं, सब तभी सब मोदी को चुनते हैं। ठीक है, तो सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी सब मोदी को चुनते हैं। और तीसरी बात मैं इनको कहना चाहूंगी, मोहन काला जी की बात पर आती हूँ कि मोहन काला जी कहते हैं कि दूध का गला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हनी पाठक जी ने अपने लिए बात बिल्कुल सही कही। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम कहां से हारे हैं मोहन काला जी, कहां से हारे हैं जो हम दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे। और चौथा सवाल मेरा इनसे है, मोहन काला जी से, जब मेरा टर्न खत्म होगा तो जरा जवाब देंगे कि इंडिया अलायंस अब खत्म होगा कि साथ चलेगा अभी भी, क्योंकि इतना महागठबंधन करा था बंगलुरु में, तो कहां रात में बैठ के, और रीजन क्या था, हमें मोदी को हराना है। इसके अलावा जनता का क्या बेनिफिट आपने सोचा था? आज जनता की बड़ी बड़ी बातें आप यहाँ पर चैनल में बैठकर कर रहे हैं। अगर जनता के लिए हमने कुछ नहीं करा होता तो जनता ने आज हमें चुना नहीं होता, क्योंकि ये करोड़ों की जनता जो है ना, वो इतनी बेवकूफ नहीं है, ये इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो किसी को भी उठाकर वोट दे दे। वो उसको वोट देगी जिसमें उसको स्वर्णिम भविष्य नजर आता है। आज हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है, जरा आप बताइए। आज हमारी भारत में कोई भी जितने शौचालय महिलाओं के लिए बने हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि महिलाओं को शौचालय की भी आवश्यकता हो सकती है? उनको खुले में जाने में उनको इज्जत घर की आवश्यकता होती है। कितने गरीबों को मकान उपलब्ध कराया गया है, फ्री में राशन दिया गया है। कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को मदद करी गई है, वो कभी किसी सरकार ने सोची भी नहीं होगी। तो बड़ी बड़ी बातें करना और धरातल पर उतारना काम होता है, ये आप लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। दिव्या जी, आई एम नॉट टेलिंग दैट वी आर डूइंग एक्स्ट्रा। मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि वह हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि जनता हम पर विश्वास इसीलिए कर रही है क्योंकि हमने जो दृष्टि पत्र में जनता से वादा किया था उस पर हम खरे उतर रहे हैं। कभी मैंने फर्स्ट में लाइन बोल दी थी कि नहीं, अभी 1 मिनट रुकिए, मुझे और मोहन काला जी की और डीके पाल जी की बात का जवाब देना है। मैंने फर्स्ट में इसीलिए ये बात बोली है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी सभी मोदी को चुनते हैं। चौथी बात, मोहन काला जी ने शुरुआत में ही आपने इतना गलत शब्द का इस्तेमाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बैल के तरह से लोग अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करते। किसने कहा बैल की तरह से कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करते हैं? और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैल भी हैं तो बहुत गर्व का विषय है कि वो कार्यकर्ता है जो जनता के लिए बैल की तरह खटकर धरातल पर कार्य कर दिखाते हैं। मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूं, क्यों जिसको मुझे बैल की भी आप संज्ञा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ता होते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ नेता नहीं होते हैं। और डीके पाल जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से लेकर, आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी तो भंग हो गई ना उत्तराखंड में और सभी प्रदेशों में, जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है। तो क्यों कार्यकर्ताओं पे भी विश्वास अब आम आदमी पार्टी को नहीं रह गया क्या कि सिर्फ एक ही चेहरा रहेगा, अरविंद केजरीवाल? वो भी इंडिया अलायंस में जाकर शामिल हो गए और धरातल पर उनका भी कुछ नजर नहीं आता है। यूपी में प्रियंका गांधी जी जाती है, वहां 2 सीट लेकर आती है, लड़की उलट सकती हूँ का नारा का दरवाजा बंद हो जाता है। तो ये बड़ी बड़ी बातें चैनल पर उसके सामने करिए जो कि सुन ले कि हाँ ये सब जो हवा में बोलेंगे हम सुन लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हवा हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। मोहन काला जी, जाहिर सी बात है राजनीति की जब हम बातें करते हैं, हमने हमेशा कार्यकर्ता नेता वर्ड सुना था। जो आपने बैल शब्द यूज करा वो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर लागू नहीं होता है। आप कंपैरिजन ठीक नहीं कर रहे। दूसरी बात, आप लोग खुद ही अपने पे सवाल या निशान उठाने का मौका देते हैं। सुन लीजिए सर, आप लोग ने जितना कॉन्फिडेंस दिखाया था उतने कॉन्फिडेंस से आप जमीन पर नहीं उतर पाए जनता के बीच में। यह हकीकत है और यही वजह है कि भाजपा आज आप लोगों पर हावी है। आज उनको दोष नहीं देना है क्योंकि वो तो जीत हासिल कर चुके हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? अंदर खाने क्या टूट आप लोगों की नहीं है, गुटबाजी आप लोगों की नहीं है? जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हराया था ना और मोदी जी के चेहरे को वापस भेजा था, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता को गाली बक रहे थे। पता क्या कह रहे थे? मुफ्तखोर। हनी पाठक जी, जनता को उस वक्त गाली बक रहे थे ना जब राजस्थान हराया था 18 में मोदी जी का चेहरा होते हुए, तब आपको जनता गलत नजर आ रही थी, मुफ्तखोर नजर आ रही थी। जब आपको मध्य प्रदेश 2018 में हराया तब आपको जनता मुफ्तखोर नजर आ रही थी, है? जब आपको पंजाब हराया तो पंजाब की जनता मुफ्तखोर। अरे इनके बड़े बड़े नेताओं की ट्वीट थे,
अगर आप देखेंगी। रही बात दूसरी, तो आप मुझे बताइए, कार्यकर्ता सिर्फ काम करने के लिए होता है? हनी पाठक जी को तो प्रवक्ता बनी है, उन्हें तो जरूरत है नहीं। हनी पाठक जी को तो प्रवक्ता बन के सम्मानित पद मिला हुआ, तो हनी पाठक जी तो इसलिए उनके कहेंगी। कार्यकर्ताओं की सुनिए, बदौलत तो वो लोग सुनिए, प्रदेश जीत और रहे हैं। सुनिए, आपके कार्यकर्ता मैं कहाँ आपको हैं? बता रहा बिल्कुल सही हूँ, दिव्या हमारे जी, कार्यकर्ता के बिल्कुल बदौलत सही। हमें 4 और मोहन करोड़ काला 90 जी, लाख आप वोट किस मिले। पार्टी को belong करते हैं? दिव्या जी, आम आदमी पार्टी इन्हीं को हारे belong हुए करने राज्यों लगे में। क्या? एक मिनट मैम, हनी पाठक जी सुन लीजिए, बीच में मत बोलिएगा, वरना फिर मैं बोलूंगा। देखिए हास्यास्पद दिव्या जी, फिर डिबेट फिर कर आप रहे हैं, बोलेंगे कि हास्यास्पद। ठीक है मैं फिर मोहन बीच काला में जी अपनी बोलूंगा, बात है ना? पूरी करें प्लीज। देखिए, इन्हीं हारे हुए राज्यों में जनता ने 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को दिए, और कार्यकर्ताओं की बदौलत ही दिए होंगे, भाजपा की बदौलत तो दिए नहीं होंगे। कार्यकर्ता, हमने हिमाचल हराया, 98% हिंदुत्व वाला राज्य है, जो हमने भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी का चेहरा होते हुए हराया। वहां भी तो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे ना, वहां भी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे ना। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बदौलत तो हम जीते, हिमाचल भी जीते और कर्नाटक भी जीते। उसी के बदौलत हम मध्य प्रदेश 2018 में मध्य प्रदेश भी जीते थे, जहां इन्होंने तोड़ के, कांग्रेस के लोगों को तोड़कर सरकार अपनी बनाने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा सारी दुनिया जानती है, और ये हनी पाठक जी को भी पता है। जब जनता इनके पक्ष में आ जाती है तो ये जनता को वाहवाही करते हैं, और जब जनता इनके खिलाफ मतदान करती है तो मुफ्तखोर बताते हैं। जब दिल्ली की सरकार, सुनिए मोहन काला जब जी, दिल्ली लेकिन की- सुनिए, एक्सेप्टेंस होनी सुनिए, चाहिए, जब दिल्ली एक्सेप्टेंस की- होनी जब चाहिए, दिल्ली- ठीक है। मैं वही कह रहा हूं, आरोप-प्रत्यारोप मैं वही कह रहा हूं, राजनीति में मैं चलता वही कह रहा हूं। नहीं, एक्सेप्टेंस इस तरह से करनी नहीं पड़ेगी चलता है, आप लोगों को। इस तरह से नहीं आप चलता है। लोगों की हमारी भी कार्यकारिणी नहीं है इस देखिए, प्रदेश में अभी भी। निश्चित तौर पर नहीं 2024 है। का चुनाव आने हमारे वाला है। 200 लोगों की भाजपा की कार्यकारिणी तैयारियां बिल्कुल हो चुकी तैयार हैं। है। 200 लोगों के कार्यकारिणी बिल्कुल तैयार है। हमारे 40 से ज्यादा प्रवक्ताओं की लिस्ट आपके पास यहाँ पर है, और हमारी 200 से ज्यादा की कार्यकारिणी बिल्कुल तैयार है। और भारतीय, देखिए मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को किस तरीके से भी यूज करे, मैं पहले कह रहा हूं, अवसरवादी लोग हैं। अवसरवादी जिसे कहते हैं, अवसरवादी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काम लेना जानते हैं। आज मैं यहाँ आपके यहाँ बैठा हूं तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और सम्मानजनक स्थिति में बैठा हुआ हूं, और मेरे अन्य और साथी भी हैं, ऐसे हैं जो सम्मानजनक स्थिति में बैठे हैं। पर हाँ, जो हमारे पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार, जो उन्होंने कहा, ये भी एक चिंता का विषय है कि जिस तरीके से 4 कैबिनेट मंत्री ना होने के बावजूद भी, दायित्वधारी ना होने के बावजूद भी, ये प्रदेश जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में दबा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, तो ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय ये भी बनता है कि जब अगर या तो इनसे कोई प्रदेश का रेवेन्यू बढ़े तो उचित लगता है, और बनाए ना बनाए ये भारतीय जनता पार्टी का अपना वक्तव्य है। पर हाँ, इस प्रदेश को जो है कर्ज तले दबाने से बेहतर होगा कि इस प्रदेश की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करे। और अभी इन्वेस्टर समिट की ये बात कर रही थी, लास्ट में अपनी बात को समाप्त करते हुए कह रहा हूँ, हमने एक इन्वेस्टर समिट 2018 में भी देखा था इस प्रदेश में। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हैं, और 45 एमओयू जो है उस टाइम हम बता रहे थे कि साइन हुए थे 613 करोड़ रुपए के जो है। अब वो इन्वेस्टर समिट ने कितना इस प्रदेश को आगे पहुंचाने का काम किया, वैसा ही ये दूसरा इन्वेस्टर समिट भी होगा देखने वाला। जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा है इन्वेस्टर समिट के नाम पर, अब देखना होगा कि कितना प्रदेश को रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, चर्चा में आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा और इस चर्चा में हम आगे भी जुड़े रहेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस चर्चा में। दायित्व मंथन और देरी, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डीके पाल जी, जब आप पक्ष पे सवाल उठाने चलते हैं तो उल्टा पक्ष आप पे सवाल उठा देता है, ये मजबूती नजर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जब हम बात करते हैं दायित्वधारियों की, जाहिर सी बात है इस प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चीजें, लेकिन जब आप लोगों की बारी आती है तो वो मजबूती नजर नहीं आती, क्यों? नहीं, देखिए, तो मानने वाले के ऊपर है। एक कई बार आपको डिबेटों में देखने को और सुनने को मिला होगा, जब विपक्ष संविधान की बात और जो सही सलाह देने की बात करता है तो इनके कान किसी न किसी कारण से बंद हो जाते हैं। मैंने बहुत सभ्यता के साथ में अपनी उस बात को रखा। मैंने ये कहा, ये बताया, हनी पाठक जी को भी अपनी सरकार के लोगों को बताना चाहिए, जाकर के बैठ करके बताना चाहिए क्या कि राज्य जो भी हम दायित्वधारी का दर्जा देते हैं, आखिर उसकी समीक्षा करें, और समीक्षा के साथ में ये महसूस करें कि इससे जनता के मुद्दे किस से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से विभाग से जुड़े हुए हैं। कम से कम उनमें तो आप दायित्वधारी का दर्जाधारी जो है, जो भी जिम्मेदारी देनी है दे दीजिए ना। हमने कब कहा? जनता जब काम की राजनीति, जनता के काम की राजनीति, जब लोगों की जरूरत की बात आएगी तो ये सिर्फ राजनीति खेलते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं सुनते। इनके कान जो है ना, फिर
ठंडे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। मेरा ये कहना बिल्कुल साफ साफ है। मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ, हनी पाठक जी पे तो मैंने कोई, भारतीय जनता पार्टी पे तो कोई टिप्पणी नहीं करी। मैंने तो सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया को उस तरह से बताया है कि क्या चीजें जरूरी हैं। अब हम छोटे इतने सारे विभाग हैं, 100 से 120 विभाग हमारे निदेशालय हैं, कोई हमारा मतलब कई चीजें, समितियां हैं, बहुत सारी चीजें। तो क्या उन समितियों में अधिकारी जो बैठा है, क्या वो अपनी मनमानी नहीं कर रहा होगा? क्या सरकार के आपके जिनको राज्यधारी आपने बनाना है, क्या उन पर आपको भरोसा नहीं है कि अगर हम उनको दर्जाधारी बना करके भेजेंगे, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, कुछ भी, तो वो आपका कोऑर्डिनेट करेगा, मॉनिटरिंग करेगा उस विभाग की? हम तो इस बात को कह रहे हैं। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि भाई आप क्या, आपकी मर्जी है, आप मत बनाइए भाई। आप 4 कैबिनेट मंत्री के बगैर सरकार चला रहे हैं, लानत है ऐसी सरकार पर। राज्य के कैसे विभाग वो चल रहे होंगे। और मुझे याद है, इनके तो खेल मंत्री भी ये कहते हैं, अगर किसी अच्छे से खेल के नाम ले दो ना, इनके लॉन टेनिस का, ये कौन सा टेनिस है, ये कौन सा खेल है? इनके मंत्री ऐसे हैं। खजानदाजी, लेकिन डीके खजानदाजी पाल से जी, मंत्री थे तो उनसे पूछा लॉन टेनिस, आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब आपने ये सवाल उठाया था या बोला भी था, आपको याद होगा जब से सिसोदिया जी का मैटर उठा था, चाहे कोई भी मैटर हो, बीजेपी ने उसे छोड़ा नहीं है। हर बार आपको ये याद दिलाया जाता है कि आपकी कमियां रही हैं। तो ये जो कैबिनेट मंत्री का जो पद भरना हो या फिर दायित्व बंटवारा हो, ये मुद्दे आप लोग क्यों नहीं पकड़ के रखते हैं? अगर आप लोगों के ये मुद्दे उठते हैं तो आप लोग क्यों नहीं उठाते इसको पहले? दिव्या दसनी जी, मनीष सिसोदिया जी पर ये चर्चा कहां से आ गई? मनीष सिसोदिया जी पे कौन सा आरोप सिद्ध हुआ है? मनीष सिसोदिया के खिलाफ इन्होंने कौन सा एक भी सबूत पेश किया है? अभी आने वाले समय जनवरी में आपको पता चलेगा, मुंह की खानी पड़ेगी। हमारा विषय ये नहीं है। विषय ये है कि उत्तराखंड के लोगों का जो दायित्वधारी विभाग लोगों से, दर्जाधारी मंत्रियों से जो विभाग जुड़े हुए हैं, जिन विभागों में ताला लगा हुआ है, काम नहीं हो रहा है, किसी का छोटा सा भी काम हो, आंगनबाड़ी से संबंधित है, हमारे आशा कतरी से संबंधित है, 108 से संबंधित है, बहुत सारे ऐसे हमारे निदेशालय, हमारी समितियां हैं जिनके माध्यम से काम होते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी हवा में चल रही है, हवा में उड़ रही है कि भाई हम तो बस भाई मोदी के नाम पर हमने मोदी का मुखौटा पहन लिया है। जैसे आप क्रिकेट के मैदान में देखेंगे ना, जब वर्ल्ड कप हम जीतते हैं, हमारे स्टार खिलाड़ी चाहे सचिन तेंदुलकर रहे हो, तमाम रहे हो, तो दर्शक जितने भी हैं वो सब सचिन तेंदुलकर का मुखौटा पहन के बैठे रहते हैं। आज जो भी कुछ हो रहा है, एक पार्षद भी जीत रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी का चेहरा लगा के बैठे हुए हैं। अरे काम के ऊपर राजनीति करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? केजरीवाल जी के उस बयान पर राजनीति करिए, सीखिए उनसे कुछ कि हम काम की राजनीति करेंगे। और हमने विधानसभा में जाकर लोगों से कहा कि भाई अगर हमने काम किया हो तो आप हमको वोट दे देना, नहीं तो नहीं। इतनी हिम्मत दिखाए ना मोदी जी और इनके धामी जी और तमाम लोग जितने भी हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो तुष्टिकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं। अब दिव्या जी जवाब को मौका नहीं देना चाहते। ठीक है सुभाष झा जी, ठीक है सुभाष झा जी, आपके पास आऊंगी। जब हम ये कहते हैं दायित्व बंटवारे, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से हम दायित्व बंटवारा कह रहे थे, पहली लिस्ट जारी हो गई, दूसरी लिस्ट जो अब आनी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप उसमें हो जाते हैं क्योंकि भाजपा ऐसी पोजीशन में इस वक्त बैठी हुई है कि विपक्ष काउंटर नहीं कर पा रहा है। देखिए, विपक्ष की अपनी कमजोरी है। विपक्ष की कमजोरी ये है कि इनके महत्वाकांक्षी नेता लोग इतने हावी हैं और सबकी अपनी अपनी छोटी से बड़ी महत्वाकांक्षा इतनी हावी है कि ये सामूहिक तौर पर न तो कोई रणनीति बना पाते हैं, न ही सामूहिक तौर पर कोई निर्णय लेकर कोई आंदोलन में जाता है। बस ये लोग ट्वीट और ये लोग टेलीविजन पर जो बोल दिए, इनका कोई आंदोलन नहीं है, जबकि मुद्दे बड़े पड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि ये दायित्वधारियों को बंटवारा, भाजपा के भी अपनी कमियां हैं, भाजपा की अपनी कमजोरी है। इन्हें डर है कि फिर चुनाव आ रहा है। 2 साल तक इन्होंने घुमाया कार्यकर्ताओं को बोल करके। इसमें भी कई ग्रुप्स हैं, हाँ, लेकिन कई ग्रुप होने के बावजूद, कई गुटबाजी होने के बावजूद इसके जो सुपरमैन है उनका नियंत्रण है सब पर। ये बात है। ठीक यही बात लागू होता था इंदिरा गांधी के समय में भी। जो सुपरमैन जो थी सब पर जो चाबुक रखती थी और जो चाबुक चलता था, ये कांग्रेस में खत्म हो गया है। एक इकबाल होता है ना, इकबाल एक शब्द होता है जी। वो इकबाल जो है पार्टी के अध्यक्ष का, पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जो है वो खत्म है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां हो। दूसरा, मैं थोड़ा सा चुटकी ले लूंगा जी। आप भी हैं हनी पाठक जी और मोहन काला जी, आप लोग मदद करिए, डीके पाल जी को कम से कम एक अध्यक्ष खोज दीजिए प्रदेश के लिए। इनको मिल नहीं रहा है, कम से कम एक अध्यक्ष जो है प्रदेश के लिए मिल जाएगा जी। पार्टी प्रक्रिया होती है, अभी जिलों का संगठन बन रहा है। बोलिएगा।
इसमें जो है आप लोग हमारे डीके भाई को मदद करिए एक अध्यक्ष खोजने में, ताकि इनको इनके प्रदेश को एक अध्यक्ष मिल जाए। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, अब देखिए कि इनकी कार्यकारिणी नहीं बन रही कांग्रेस की, चुनाव सर पे है। राहुल जी आने वाले थे, अब राहुल जी नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। वो जो है मोहब्बत की दुकान पता नहीं यहाँ क्यों नहीं खुल रही उत्तराखंड में। तो ये तमाम चीजें इनकी हैं। लेकिन सुभाष जी आप दुखती नफ्स पे हाथ रख दिए मोहन काला जी के। अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम चीजों के बावजूद, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। दूसरी बात, जो भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास कम है, ये भाजपा पर आरोप बनता है। आरोप इसलिए बनता है कि इतने दिनों तक ये दायित्वधारियों की चीजों को इन्होंने परलौंग रखा, कैबिनेट मंत्री को परलौंग रखा। अभी देखिए कि नगर निगम, काला जी बोल रहे, अभी नगर निगम के सारे जगह डीएम को बना दिया गया, सब जगह हेड। नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ, इसका मतलब इनके यहाँ वन मैन शो है। और हाँ, ये मैं मानता हूँ कि वन मैन शो के नाम पर नियंत्रण है, चाबुक है, लेना देना है, सब कुछ है, वो पूरा ऑर्गेनाइज है। हाँ, इस ऑर्गेनाइज में ये लोग जो है कमजोर पड़ते हैं, इसमें इनको मानना पड़ेगा, अपनी कमजोरी स्वीकार करनी चाहिए और इसको दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल। हनी पाठक जी, यहाँ पर जब हम दायित्व बंटवारों की बात करते हैं, दायित्वधारियों की बात करते हैं, तो फिर क्वालिफिकेशन बात में आती है कि आप किस बेसिस पे जो है दायित्वधारियों को चुनेंगे, क्योंकि पहली जो 10 नामों की लिस्ट थी वो भी बहुत सोच समझ के आप लोगों ने चुनी होगी। अब जो ये आगे आने वाले दायित्वधारी हैं वो किस बेसिस पे आप लोग बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रायोरिटाइज करने की बात डीके पाल जी ने कही थी कि वो विभाग जहां पर प्रायोरिटी से काम होना चाहिए, उसके लिए क्या चेहरे हैं आपके पास? देखिए, जो भी चेहरे, मैंने आपको पहले भी 2 बार कह दिया कि वो जो भी चेहरे हैं वो लिस्ट आने के बाद सामने आ जाएंगे। और जहां तक ये है कि काफी सोच विचार करके पहली 10 नामों की लिस्ट हमने निकाली थी, उसी प्रकार से सोच विचार कर बाकी भी लिस्ट निकाली जाएगी। उसमें जो प्राथमिकता रहेगी वो कार्यकर्ताओं को ही रहेगी, क्योंकि हमारे लिए सभी कार्यकर्ता एक समान है। दूसरी बात मैं मोहन काला जी की बताना चाहती हूँ। अभी जब मोहन काला जी बोलना शुरू किए थे मेरी बारी के बाद, तो मुझे लगा ये डीके पाल जी बोल रहे हैं, क्योंकि शुरू ही उन्होंने आम आदमी पार्टी की बातों से शुरू कर लिया था। फिर मुझे कंफ्यूजन दूर हुई कि बिल्कुल उनको बोलना चाहिए, आम आदमी पार्टी बन के भी बोलना चाहिए, ममता बनर्जी भी बन के बोलना चाहिए, अखिलेश यादव भी बनकर बोलना चाहिए। इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि इंडी अलायंस है। और 3 काम दिव्या जी दुनिया में बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो सभी भाजपाइयों के लिए भी मुश्किल है। वो है हाथी को गोद में लेना, चींटी को नहलाना और इंडी अलायंस को समझाना। कुछ भी कह लीजिए, इन्हें समझ में नहीं आएगा कि इनमें खुद में बहुत बड़ी गलती है। क्या बोला अभी मोहन काला जी और डीके पाल जी ने? मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ते हैं, और कभी ये डिबेट में आते हैं तो पता है क्या बोलते हैं कि अब मोदी मैजिक नहीं चलेगा। तभी तो आप गायब हो जाती है, तो जब एक बात 2018 में करिए आ भाई, जाती है। या तो आप ये बोलिए कि तभी तो आप गायब हो फिर गई थी बीच में बोले, 2018 में, फिर जब बीच मोदी में बोले, मैजिक के अभी आप चलते मुझे 3 कह राज्य हार रही गए थे। तभी तो आप जब दिल्ली हार दिव्या गई जी, थी तो अभी गायब हो गई आपने थी। क्या कहा था? तब मोदी मैजिक मोहन याद काला नहीं जी आया ना था। बहुत बेसब्रे आदमी जब हैं, पंजाब बहुत से- बेसब्रे जब आदमी पंजाब है से ये खदेड़ने बहुत का ज्यादा। काम कर दिया मैं तब लीड नहीं। कर जाऊंगी डिबेट अरे दिव्या जी, तेलंगाना में- मैं एकदम डिबेट लीड कर जाऊंगी, तेलंगाना मैं में डिबेट आपके लीड साथ कर रही क्या हूँ, हुआ आपको मालूम क्योंकि है? मोदी ऐसे मैजिक के बेहया चलते। आदमी के साथ मैं मिजोरम डिबेट में नहीं क्या कर हुआ सकती। आपको पता है? मिजोरम की जनता ने आप क्या इन्हें किया दिव्या आपके जी या साथ? तो एज ए अरे एंकर आप इन्हें देवभूमि- समझा कांग्रेस दीजिए, देवभूमि करने का हिमाचल- राइट मैं आपको डिबेट भी लीड है, कर उन्हें भी जाऊंगी। है। देवभूमि हिमाचल की आराम जनता से ने डिबेट आपको होगी, भूमि कोई का करने का तब आप गायब हो लड़ने की जाती बात है, है। तब हनी जी, आपको प्लीज। मोदी मैजिक याद नहीं आता। ठीक है, एक मिनट, जब उनको बात ये पूरी मैं करने इनके दीजिए, टर्न मोहन में काला हल्का- जी, ठीक है। अरे जब मैं काउंटर इनके टर्न करने में का एक हक छोटा सबको सा है। काउंटर सुभाष दिव्या साहब जी, की ऐसा है ना, काउंटर सुनिए, करने ऐसे का है हक कि सबको है, जब मोहब्बत प्लीज, की दुकान आप की भी बात हो रही काउंटर थी, कर पूरी सकते हैं। तरीके से काउंटर करने का हक सबको है, लेकिन जब इनके टर्न पे मैंने काउंटर करना शुरू किया था तो ये मुझे एजुकेशन की बात याद दिला रहे थे कि अपने टर्न पर बोलिएगा, मैं धैर्य के साथ आपकी बात रखा हूं। अब इनको बेसब्रा पर नजर आ गया। क्यों नजर आ गया? क्योंकि मैंने इनको ये इनकी अरे दुखती नफ्स पे तेलंगाना- हाथ रख दिया काला जी, कि आप दुनिया में काला जी, 3 उनको काम अपनी बहुत बात पूरी मुश्किल करने है, दीजिए। चींटी ठीक को नहलाना, हाथी को गोद में लेना और इंडी और अलायंस वैसे को समझाना। भाजपाइयों को समझाना। ये दुनिया में एक 3 मिनट, काम सबसे बड़ा भाजपाइयों ये की तो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट वाला राइट बात है। है। एक मोहन मिनट, काला जी, बस प्लीज, उनको मोहन बात पूरी काला करने जी, दीजिए। मोहन काला जी जरा तमीज सीख लीजिए। जब बीच में एक आपने प्रवक्ता सिखाई बोलता है नहीं तो मुझे दूसरे यार। को एक नहीं मिनट, बोलना प्लीज, चाहिए। लड़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल सर। सिखाऊंगी, बिल्कुल हनी जी और सिखाऊंगी, काला जी, बिल्कुल प्लीज, ये सिखाऊंगी, डिबेट है, क्योंकि आप अभी लोगों को आपने चुनाव मुझे अखाड़ा सिखाने का नहीं है, प्रयास ये मेरी किया था। डिबेट है, प्लीज आप लोग अभी आराम से मौका मिल रहा है, आराम से अपनी बातें रखिए, आपकी प्लीज। डिबेट है, आपकी डिबेट है दिव्या जी, तो बेटर है कि आप इनको ये बताइए कि जब अभी मैंने काउंटर करना शुरू भी नहीं किया था तो मोहन काला जी ने तुरंत मुझे इंटरप्ट किया था। ठीक है, याद आप होना चाहिए। इंटरप्ट कर डिबेट सकते को हैं, अगर मैडम, आपका प्रीवियस व्यू करके राइट कर है, ठीक लीजिए। है, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, मेरा राइट नहीं है ये, मैं टर्न पे ही बोलती हूँ, मेरी आदत नहीं है बीच में फालतू कूदने ठीक की। है। मैं एक बात और, तीसरी बात मोहन काला जी के जवाब का जवाब देती हूँ। एक मिनट। हर डिबेट में ये तीनों चारों इंडी अलायंस के लोग मिलके बोलते थे
अब मोदी मैजिक नहीं चलेगा। और अब कह रहे हैं मोदी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ना है, तो अपनी बातों पर अमल करो और उस बात को बेहतर रहेगा कि अपने उस पे ही रखे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। और दूसरा ये फ्री मुफ्त खोर वाली वगैरह वगैरह ये बात कह रहे थे, ऐसा है मोहन काला जी, जहां पे ऐसा वीडियो कि भाजपाइयों ने बार बार बोला है ऐसा है वैसा है, तो आप उसको चलाइए सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है, क्योंकि मोहब्बत की दुकान भी आपने बहुत अच्छी चलाई थी, जो उत्तराखंड तक नहीं पहुंची और छत्तीसगढ़ नहीं पहुंची और बाकी मध्य प्रदेश नहीं पहुंची, राजस्थान में नहीं पहुंची। अशोक गहलोत जी ने आपको आके इसीलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो मोहब्बत की दुकान के दरवाजे इतनी बुरी तरह से बंद कर दिए जनता ने कि वो कभी किसी भी ताले चाबी से नहीं खुलेंगे। फिर लास्ट में आपको मैं यही कह रही हूँ कि प्लीज वो जो ऑपरेशन वाला चश्मा है वो प्लीज उतार दीजिए। बार बार नहीं अच्छा लगता, हर जगह काला काला आपको दिख रहा है। मुझे पाठक जी, अगर आपकी बात हो गई है तो आपसे सवाल कर लूं, जरा मुझे बता दीजिए इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिला, बताइए। आपसे तो ज्यादा मिला, हार तो गए, बताइए ना, मैं बता हार गए ना, हार गए ना आप, हार गए ना आप, हार गए ना आप। हार से संतुष्टि नहीं हुई, हार से संतुष्टि हो गई, हार से संतुष्टि नहीं हुई। ये मैं कह रही हूँ हार गए ना आप, हार गए ना आप। अरे देखिए ऐसा है, अब सुनना आप नहीं पाएंगे। देखिए ऐसा है, एक मिनट, ऐसा है, अपने आप को ये देखिए कि आप हार गए ना, आप हार गए कि नहीं हार गए ये बताइए। पे डिस्कशन हो चुका आप है, हार गए कि नहीं हार गए ये बताइए। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। यहाँ पर चुनाव पे मुद्दा नहीं है, आप लोग बात कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन उस पर नहीं है। डीके पाल जी, सोनिया गांधी जी का मैंने भाषण सुना था, तेल लगाना बोल रही थी तेलंगाना को। ठीक है, पहले उनको सिखा दीजिए, भाषण में तेलंगाना बोलते हैं, तेल लगाना नहीं बोलते। जब मोदी जी कहीं भी फोटो सेशन मतलब कहीं भी उद्घाटन करने जाते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी तो नहीं हुई थी मोहन काला जी फोटो सेशन में, इन तीनों स्टेट में? जब वो उद्घाटन करने जाते हैं आपने देखा अभी वो भी तो राज हम लोगों को सुनना बाकी है। ईवीएम का रोना कब से शुरू करेंगे? ठीक है, ठीक है। मोहन काला जी, ईवीएम का रोना कब से शुरू करेंगे? कौन सी तारीख से शुरू करेंगे? भारतीय जनता पार्टी मोहन काला जी, ईवीएम का रोना कब से शुरू करना है आप लोगों को? मेरा भी वोट गायब हो गया। कब से शुरू करना है ईवीएम का रोना? अरे मोहन काला जी, मोहन काला जी, कोई कांग्रेसी इस सवाल का जवाब दे दे। कांग्रेस हमेशा आरएसएस को समाप्त करने का संकल्प क्यों लेती है? ठीक है, अपने अलायंस की पार्टी को तो बोलने नहीं दीजिए, आम आदमी पार्टी को आपके और आतंकवाद को क्यों नहीं बोलती है, खिलाफ क्यों नहीं बोलती है? जरा बताइए। मैंने आपको मना नहीं किया। पार्टी को गोद में लेना, छुट्टी को नहलाना और इंडी अलायंस को समझाना सबसे टेढ़ी खीर है। ठीक है, जैसा मोदी जी कहीं उद्घाटन करने जाते हैं और उस कैची को काटते हुए मोहन काला जी, ईवीएम का रोना कब से रोना शुरू करेंगे आप लोग? अरे पंजाब की काउंसलर को लेकर आइएगा, एलके आडवाणी जी से पूछिए वापस लेने क्या। एक मिनट, शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। डीके पाल जी को अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। डीके पाल जी, मैं तो हनी जी, मैं तो आपके बीच से बोल ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो पता है आपको नहीं पाल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली हो जाता है, हमें डर लगता है उससे। आप हमारी बड़ी बहन है, बड़ी संजीदगी के साथ में मैंने अपनी बात रखी। नहीं, मैं तो हंसते हुए डिबेट कर रही हूँ कि गोदी में हाथी को ले रहे हैं। संजीदगी के साथ में मैंने अपनी बात रखी। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है राज्य के उन गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, कि आप उनके विषय में 2 शब्द यहाँ पर बोले, बताएं कि जिस विभागों का राज्य मंत्री नहीं बना है, जिस पर वो बैठते, राज्य मंत्री का मतलब तो आप समझते हैं ना, मैं समझा दूं आपको। मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ सोसाइटीज बनी हुई है, जो हमारे यहाँ समितियां बनी हुई है, जो हमारे यहाँ निदेशालय बने हुए हैं, उन पर राज्य मंत्री को, दर्जाधारी राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव तमाम लोग बना करके बढ़ाया जाता है। और मैं तो आश्चर्य हूं, मतलब अचंभित हूं इस बात से कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट आदरणीय झा साहब बैठे हैं यहाँ पर और वो गंभीर विषय के साथ बजाय चुटकियां लेने में लगे हुए। मैं समझना चाह रहा हूं कि इस बात को क्यों नहीं उठाया जा रहा, क्यों नहीं आप इसमें जवाब दे पा रहे हैं। दीजिए, मैं सवाल करता हूं आपसे, इन राज्य मंत्रियों के संबंधित जो विभाग जुड़े हुए हैं, जो काम जुड़े हुए हैं, क्या वो चल रहे हैं? उनकी कौन वो मॉनिटरिंग कर रहा है? सरकार को कौन बता रहा है कि आशा खत्री के मामले इतने उलझे हुए हैं, 108 के मामले इतने उलझे हुए हैं, बुनाई के मामले इतने उलझे हुए हैं, मत्स्य विभाग के मामले इतने उलझे हुए हैं, छोटी शिक्षा जो प्राइमरी बेसिक चीजें होती हैं उनकी जो
वो बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, उनका क्या हो रहा है? सांस्कृतिक विभाग का बना के नाचने गाने वाला करके जो मोदी जी को पसंद है वही भारतीय जनता पार्टी को पसंद है क्या? ढोल बजा लो, ताली बजा लो। डीके पाल जी क्या बोल रहे हैं? संस्कृति विभाग को कम से कम इस मैं वही बात कर रहा हूँ, इस नाते तो मत तोड़िए सर, जिस प्लीज। चीज की जरूरत है ना, संस्कृति होती है सर, वो संस्कृति विभाग नाचने गाने बेशक होता है, लेकिन सिर्फ नाचने गाने तक नहीं है, प्रदेश की संस्कृति है। देखिए बात सुनिए, क्या उसी का जरूरी है? मैं क्यों नहीं बोलूंगा? आप आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल वाजिब दूसरे है, विभाग लेकिन कंपैरिजन गलत है, ये कंपैरिजन गलत है डीके पाल जी, कंपैरिजन गलत है। हमारी संस्कृति हमारी संस्कृति हमारी संस्कृति है। मैं उत्तराखंडी हूँ, मेरी संस्कृति को मेरा प्रणाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्य करनी और कथनी पर सवाल कर रहा हूँ। आप संस्कृति से मत जोड़िए प्लीज। नहीं, आपने कहा, मैंने इसलिए आपको काउंटर किया। आपने जब कहा कि आपको नाचना गाना पसंद है, जिसे मैंने एक ही बात पूछी, भाई उसमें वही तो काम होते हैं। संस्कृति विभाग में हमारी संस्कृति को ही तो प्रदर्शित किया जाता है ना। क्या वो जरूरी ये नहीं गलत तरीके से कर रहे हैं? दूसरी पार्टी अच्छे तरीके से करती है, उसको विनम्र तरीके से करती है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। ठीक है हनी पाठक जी, मैं शॉर्ट में आपसे जवाब लेना चाहूंगी। जो सवाल इन्होंने किया है कि आपका उसमें क्या कहना है कि जो अभी समितियां बिना किसी मॉनिटरिंग के हैं, उसकी बाहर से मॉनिटरिंग फिलहाल कौन कर रहा है जब तक आपने जो पदाधिकारी नहीं बनाए हैं या दायित्वधारी नहीं बनाए हैं? जो दायित्वधारी नहीं बनाए हैं और जो मॉनिटरिंग की ये बात कर रहे हैं, क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें दायित्वधारी न बनने के बावजूद कार्य न हुआ हो? और किसकी बात कर रही हैं दिव्या जी आप? जो व्यक्ति अपनी उत्तराखंड की संस्कृति जो फॉरेन में भी मशहूर हो गई है, विदेशों में भी मशहूर है, उस संस्कृति का यहाँ उत्तराखंड की नाचने गाने का संज्ञा देकर उसका मजाक बनाते हो, उनके सवालों की आप जवाब की बात करती, मैंने एक लाइन में दे दिया। तीसरी बात, डीके पाल जी कहते हैं कि उन गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचते। मुझे एक बात बताइए दिव्या जी, जो गरीबों की ये बात कर रहे हैं, मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के एक नारे से 4 लाख करोड़ का फायदा लोकल दुकानदारों और लोकल व्यापारियों को हुआ है। क्या वो लोकल व्यापारी गरीब की दृष्टि में ये नहीं देखते हैं? जरा ये इस चीज का जवाब दें। और 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जो राशन फ्री में दिया गया, ये क्या गरीबों की दृष्टि में ये नहीं देखते हैं? इनसे जरा ये पूछिए जो ये गरीबों की बात करते हैं। अच्छा हनी जी, आपने यहाँ पर मैम ये बोला एक सेकंड, कितने मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसी में ऐड ऑन कर रही हूँ। आपने कहा कि कौन से ऐसे विभाग, कौन से ऐसी समितियां हैं जो अभी विदाउट मॉनिटरिंग है, तो मैम फिर राज्य जो आप पदाधिकारी बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? ज्योति क्या है? हाँ, मैं उस बात पर आती हूँ। देखिए ऐसा है जो ये आप कह रहे हैं कि अभी तक की जो बात करी गई है उसका जवाब मैंने इस संज्ञा में दिया था। और जो आप कह रहे हैं कि फिर हम दायित्वधारी क्यों बना रहे हैं, नीड है, बेशक नीड है, क्योंकि वर्क का लोड होता है, लेकिन ना होने से किसी भी विभाग में कोई भी कमी नहीं करी गई है, मैंने उसकी बात करी है। और चौथी बात का मैं इनकी जवाब देना चाहती हूँ। नहीं, एक मिनट सुनिए दिव्या जी, जो अभी कह रहे कि झा साहब चुटकी लेने में लगे, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इनकी थोड़ी सी हकीकत इनके सामने रख देता है, इनको इनका आईना दिखा देता है, तो ये चुटकी को शब्द का संज्ञा ले लेते हैं। ठीक है, भगवान करे आप भी प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी का बने। आप छोटी बहन को प्यार से मैं आपको आशीष देती हूँ कि आप भी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, लेकिन वो चुटकी वाला शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि आपकी आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी पूरी तरीके से भंग हुए काफी समय हो गया। जरा उस पर विचार करिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने या तो ये ठान लिया है कि हमें यहाँ से हारना ही हारना है, हमेशा हारना है, और उन्हें अपना भविष्य पता है, तब वो कार्यकारिणी बना के और टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, लोग वेस्ट नहीं कर रहे, कार्यकर्ता अपने परेशान नहीं कर रहे। कोई बात तो है डीके पाल जी, जरा उसकी भी सच्चाई बता दीजिए जो आप हमारे दायित्वधारी मनन कर रहे हैं। आपकी एडवाइस हमें स्वीकार है, लेकिन हमारी एडवाइस भी तो ले लीजिए ना। बिल्कुल, भगवान करे आपकी बहन का आशीर्वाद है। समय की कमी मोहन का फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी, शॉर्ट में जवाब दीजिए। यहाँ पर हमने दायित्वधारियों की बात प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, दायित्वधारियों की बात हो रही थी, लेकिन आप लोगों की कार्यकारिणी की भी बात उठ गई है। नहीं, निश्चित तौर पर कार्यकारिणी और 200 लोगों की कार्यकारिणी हमारे यहाँ लमसम पूरी तैयार है। और रही बात जिस तरीके से अभी हनी पाठक जी कह रही थी, तैयार है जिसमें 3 महिलाएं हैं, जिस तरीके से कह रही थी, वो तो हम भी देख रहे हैं कि लगातार राष्ट्र की जो कार्यकारिणी हम भी देख रहे हैं लगातार कि दायित्व अरे जिनके पास अपने काबिल नेता नहीं है वो यहाँ बैठकर वाहवाही ना लूटे। हनी पाठक जी, आपके प्रभारी का बयान है कि काबिल लोग ही नहीं है।
ठीक है। सिर्फ काबिल 3 लोग ही नहीं है। महिलाएं, दुष्यंत गौतम सिर्फ का बयान 3 है, ये महिलाएं, काबिल लोग नहीं है। 3 वही महिलाएं, दूसरी बात, प्लीज, अरे वो सुनेंगी तभी तो ना, ठीक है, आप हम तो वो सुन सुनेंगी रहे हैं, तभी तो ना। आपने काउंटर करने अभी की आप आप वो बता सुनेंगी दें। नहीं, देखिए आप- क्योंकि आप उन्हें नहीं अपनी सुना रहे थे, उन्हें मेरे सुनने साथ की एक इजाजत बात ही है। नहीं है। इससे रही बात पहले- देखिए, मैं आपको अभी बताऊं, इससे पहले इसी इन्होंने प्रदेश के काउंटर करना अंदर, शुरू किया इसी था। प्रदेश के मेरे अंदर को बोलने अनुसूचित में जाति इंटरप्ट विभाग किया था, तो है, आप आयोग बोलोगे है। उसको। क्या मुझे बताइए, अनुसूचित जाति आयोग में इन्होंने बना रखे अरे पदाधिकारी, अपनी और अनुसूचित कार्यकारिणी जाति पर आयोग का ध्यान दीजिए कार्यकाल और क्या है? गुटबाजी क्या को मुझे खत्म बताइए, करिए। मानव अधिकार का गुटबाजी को खत्म मानव करिए और अधिकार अपनी आयोग का क्या कार्यकारिणी काम पर है? ध्यान जरा दीजिए, इनसे वो पूछिए बेहतर ना, रहेगा। इनको पता ही नहीं है, इंडिया लाइन जिनको से ये आप नहीं लोग पता, मुंह पता की नहीं बार-बार भाजपा खा रहे हैं, कैसे फिर कैसे भी नहीं प्रवक्ता सुधर बना रहे। देती है, अरे बैठा देती है मोहन प्रवक्ता काला बना जी के, बता मुझे दीजिए समझ में नहीं कि आता, कोरोना कब उन्हें से यही शुरू नहीं कर पता दी? कि कितने काले ईवीएम का कितने रोना काली कब से समिति शुरू बनी कर हुई दी? है, कितनी नहीं बनी हुई है। अरे क्यों नहीं करूंगा मैं टास्क में, उन्हें यही नहीं पता कि कितनी समितियां बनी हुई है। आप मुझे बताइए, मानव अधिकार आयोग का क्या काम है? आप मुझे बताइए, सफाई कर्मचारी आयोग का क्या ठीक है, काम मैं है? फाइनल कर आप दूं, मुझे बताइए ना, कब से शुरू आप करेंगे? देखिए, फाइनल मोहन क्या काला है? जी? आप इनसे पूछिए ना। नहीं, मोहन आप मेरे काला सवाल जी, का और जवाब सुनिए, दीजिए, मोहन काला और जी। सुनिए दिव्या शुरू दर्शनी करेंगे। जी, पर्सनल कमेंट नहीं सर। सुनिए दिव्या दर्शनी जी, यहाँ शहरी विकास समिति के माध्यम से घोटालेबाज शहरी कांग्रेस विकास में मंत्री, एक तो शहरी विकास घोटालाबाज मंत्री, कांग्रेस से दूसरा देश शहरी को विकास मुक्ति समिति, दिलाए वो और है दूसरा भारतीय सफाई जनता कर्मचारी पार्टी। आयोग। ठीक वो है। देश को इसीलिए है, दुश्मन को ताकि उसके अगर घर नगर के विकास घुस मंत्री कर काम मारे नहीं वो कर पा है रहे हैं, भारतीय तो जनता शहरी विकास पार्टी। समिति उनको जिसके मदद नहीं एक करेगी। कदम से अगर वो 80 नहीं कर करोड़ पा रही लोगों तो को सफाई फ्री में कर्मचारी राशन मिले आयोग उन्हें वो है बताएगी। भारतीय जनता अगर वो पार्टी। जब जाकर जो किसानों है की मेहनत चीजें का निकलती है, पैसा या उसके आयोगों खाते को में गिराया पहुंचा जा वो रहा है है। भारतीय देखिए जनता बोझ क्यों पार्टी। बढ़ रहा है, तो ठीक है, ये सर, काम देखिए बोझ कर कितना दिखाइए बढ़ रहा तब है। आपकी बोझ- बात बोझ- होगी। बोझ इसलिए फिलहाल बढ़ तो रहा आप है ईवीएम का कि रोना बोझ रोना शुरू इतने करने की इसलिए तारीख बता उत्तराखंड दब दीजिए। रहा है क्योंकि आप यहाँ देखिए सारे आयोग बने हुए हैं, सारे आयोगों में पैसा जा रहा है, सारी समितियों का पैसा जा रहा है सरकार से निकलकर, पर वहां पर कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं है, सिर्फ पैसा जा रहा है। ठीक है। आयोग बंद पड़े हैं, ठीक है, मैं फाइनल समितियां कमेंट की ओर बंद बढ़ूंगी। पड़ी है, ठीक है मोहन काला जी, पर मेरे इन्हें पास मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे पास क्योंकि समय की घमंड कमी है, में मैं चूर फाइनल है, कमेंट की ओर बढ़ूंगी। और इनको सुभाष यही नहीं जाजी, पता, फाइनल कमेंट प्लीज, जिन शॉर्ट में। प्रवक्ता को यही नहीं पता ठीक कि है। कितने आयोग खाली पड़े हैं, कितने पद खाली पड़े हैं। बड़े शर्म की बात है भारतीय ठीक जनता है, पार्टी के लिए। ठीक है मोहन काला जी, अब मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। सुभाष जाजी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए सर्वप्रथम बात यह है कि अगर दायित्वधारियों को देना बहुत जरूरी है, बगैर जरूरत के भी उन्होंने सही बात कह दिया है हनी पाठक जी ने, जब कहीं काम रुक ही नहीं रहा है, जब कहीं वादा हुआ ही नहीं तो जरूरत क्यों है। लेकिन अगर जरूरत है, इसलिए जरूरत है एक लाइन की, जो बात हनी पाठक जी ने नहीं कहा कि चूंकि जहां दायित्वधारी राज्य मंत्री होते हैं वो सीधे सीधे लोग से उनकी दखल होती है, चूंकि वो दिन रात लोगों के बीच होते हैं। अधिकारी जो है वो लोगों के बीच दिन रात नहीं होता है, समाज के बीच में। इसलिए राज्य मंत्री का होना जरूरी है, दायित्वधारियों का होना जरूरी है, तो इसका काम भी इमीडिएट हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, डीके पाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उन गरीब मजलूम और जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य का जो दर्जाधारी जो पद है वो दीजिए। और देखिए, और सरकार के नुमाइंदों को जरूर सुनना चाहिए उस बात को, क्योंकि हम तो आप ही को बोल सकते हैं जो प्रवक्ता हैं, लेकिन आप यहाँ आकर के ऑल इंडिया रेडियो हनी पाठक जी बन जाएंगे तो फिर सुनेंगे कहाँ। पहले सुनने की भी मादा रखिए। मोहन काला जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए जिस तरीके से इस प्रदेश के जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों से बना दिए हैं, और जिस तरीके से अब वो कह तो रही है कि भाई जब बिना जरूरत के, क्योंकि उनको तो 4 कैबिनेट मंत्री के बिना जरूरत के, बिना 4 कैबिनेट मंत्री के जब उनके मंत्री विभाग संभाले जा रहे हैं, और वो किस तरीके से संभाले जा रहे हैं सबके सामने है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है एक आदेश निकालते हैं कि मेरे सिवा कोई जो उद्घाटन नहीं करेगा, पर सतपाल महाराज जी कमरे से जो निकल है जाइए और कितना लोगों उनको को सुनते देखिए। हैं, ये आप पता क्यों चलता निकलेंगे? है। आप तो ये पता चलता है भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से धन सिंह रावत जी उनके खिलाफ जाकर ठीक है, उद्घाटन शॉर्ट कर में सर, देते हैं, प्लीज। तब पता चलता है। ठीक है, इसलिए हनी उनको शायद पाठक जी। विश्वास नहीं ऐसा होगा है दिव्या जी, दायित्वधारियों पे भी, इसलिए ठीक है, हनी पाठक जी, पहली बहुत चीज शॉर्ट तो में ये फाइनल सब कमेंट ने मैम। जो मेरी बात को गलत, ठीक है, हनी पाठक जी, पहली बहुत चीज शॉर्ट तो में जो फाइनल इन सब कमेंट। ने मेरी बात को किसी और तरीके से ले गए हैं कि इन्होंने कहा जरूरत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा जरूरत नहीं मैम, नहीं है। आपका मैं- मैसेज जो बिल्कुल डीके पाल क्लियर भैया कट समझ में आया है। आप लोगों ने ये कहा डीके है कि पाल जब- जी ने जो जी, मुझसे सवाल कहा था, जी, डीके पाल जी ने मुझसे ये सवाल किया था कि अभी क्या इनको जरूरत नहीं महसूस हो रही है, तो आपने मुझसे सवाल किया था कि क्या मैडम जरूरत नहीं है। मैंने बोला कौन सा काम अभी रुका नहीं है, कौन सा काम अभी रुका है, क्योंकि पाल जी ने कहा बहुत से काम रुके पड़े हैं आयोगों में। तो मैंने बोला कौन से काम रुके हैं जो नहीं हो पा रहे हैं वो बताइए। सब काम हो रहे हैं और बिल्कुल जरूरत है दायित्वधारियों की, और निश्चित लिस्ट निकल कर आएगी। लेकिन आप ना दूसरों के घरों में झांकिए तब जब आपके घर शीशे की ना हो। एक की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है, एक की 200 कार्यकर्ताओं की लिस्ट सर, फाइनल बनी कमेंट लेकिन वो फाइनल नहीं हुई। ठीक है। राष्ट्र की लिस्ट निकलती है जिसमें टोटल 3 महिलाएं निकलती हैं और ठीक है लिस्ट मैम। महिलाओं को तवज्जो ही नहीं देते हैं। ठीक तो है। ये सारी चीजें देखिए मोहन काला जी, और उसके बाद उस चीज का मनन कर बोलिए।
छाछ बोले तो बोले, नहीं सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसके कुल 72 ठीक है, एक मिनट। आप और सभी मैंने मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से दायित्वधारियों का जो एक बार फिर देने की बात कही जा रही है, सुगबुगाहट पूरी तेजी से हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री की मुलाकात जो है महेंद्र भट्ट से हुई है। अब देखना ये होगा कि जो अगली लिस्ट है, सेकेंड राउंड का जो दायित्व बंटवारा है वो कब तक होगा, क्योंकि सुगबुगाहट पहले भी हुई थी, बहुत देरी से लिस्ट निकली थी। अब उम्मीद यही की जा रही है कि शायद चुनाव की तैयारी से पहले जो है ये लिस्ट निकलकर सामने आ जाए। बहरहाल क्वेश्चन आवर में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का।